हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ड्रग इंटरेक्शंस। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शंस की। ड्रग इंटरेक्शंस ये बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों हो सकता है। जब किसी एक ड्रग का इसके डेफिनेशंस की बात करें तो जब ड्रग इंटरेक्शंस होता है जब किसी एक ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी किसी दूसरे ड्रग के प्रेजेंस में अल्टर हो जाए या फिर दूसरे सब्सटेंस के प्रेजेंस में अल्टर हो जाए तो इसको हम ड्रग इंटरेक्शंस बोलते हैं। ड्रग इंटरेक्शंस कितने टाइप के होते हैं देखिए जान लेते हैं। ड्रग इंटरेक्शंस ड्रग इंटरेक्शंस होता है, ड्रग फूड इंटरेक्शंस होता है, केमिकल ड्रग इंटरेक्शंस होता है, ड्रग लेबोरेटरी ट्रस्ट इंटरेक्शंस होता है, ड्रग डिजीज इंटरेक्शंस होता है। ड्रग इंटरेक्शन टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो वो दो टाइप के वो एक्शन शो कर सकते हैं। एक तो जो हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर ड्रग का ये एक्शन हो तब तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। हम नहीं चाहते हैं कि इसका एक्शन हो तो हार्मफुल है। तो ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं तो अब बात करते हैं ये टू टाइप्स के हो सकते हैं, अनडिजायरेबल एंड डिजायरेबल। अनडिजायरेबल की बात करें तो अनडिजायरेबल जो हम नहीं चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर ड्रग का ये एक्शन हो, यानी कि अनवांटेड एक्शन जो प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम अनडिजायरेबल इफ़ेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल फिनेटोइन को जब हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ लेते हैं तो ये अनडिजायरेबल इफ़ेक्ट शो करते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए उसको लिया जाता है। एंड फिनेटोइन जो है वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है फिनेटोइन। और अगर जब हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फिनेटोइन दोनों साथ में दे देंगे तो फिनेटोइन काम ही नहीं करेगा, जिसके कारण से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो सकता है और प्रेग्नेंट लेडी का मिसकैरेज भी हो सकता है। जिसका ऐसा हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई भी एक्शन हो तो हम कभी भी फिनेटोइन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ नहीं देंगे। पहले हम देख लेंगे सीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देन फिनेटोइन नहीं देंगे। बात करते हैं डिजायरेबल इफ़ेक्ट की। तो डिजायरेबल इफ़ेक्ट को हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर ड्रग का ये एक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस जिस शॉर्ट में हम टीबी भी कहते हैं। तो इसमें हम कई सारे एंटीबायोटिक एक साथ मिला कर देते हैं। इसमें सिंगल एंटीबायोटिक इसलिए नहीं देते हैं जिससे कि क्योंकि ये जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो ड्रग रेजिस्टेंस ना कॉज करे इसके कारण हम मिक्स थेरेपी देते हैं। जब मिक्स थेरेपी देते हैं तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस भी नहीं होता है और डिजीज़ अच्छे से क्योर भी हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे मॉर्फिन प्लस नैलोक्सोन का। मॉर्फिन क्या है? एनाल्जेसिक है, ऑपोइड एनाल्जेसिक है। नैलोक्सोन क्या है? ऑपोइड एंटागोनिस्ट है। तो मॉर्फिन को हम ऐसे ही नहीं देते क्योंकि मॉर्फिन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। मॉर्फिन ऐसे ही नॉर्मल केस में नहीं दिया जाता है क्योंकि मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मॉर्फिन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ना हो जाए इसलिए हम इमरजेंसी सिचुएशंस में नैलोक्सोन के साथ उसके एंटागोनिस्ट के साथ देते हैं जिससे कि मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी ना हो पाए। क्लियर? ड्रग इंटरेक्शंस के मैकेनिज्म की बात करें तो ये फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक पे डिपेंड करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फार्माकोलॉजी फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक पे डिपेंड करती है, उसी प्रकार से इसका इंटरेक्शंस भी होगा क्योंकि जो ड्रग हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, उसी का इंटरेक्शन तो हो रहा है ना। तो इस वजह से फार्माकोकाइनेटिक में होगा। फार्माकोकाइनेटिक एडीएमई प्रोसेस पर डिपेंडेंस होती है जो कि हम सबको पता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो जो इसका इंटरेक्शन होगा वो भी एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शंस होगा और मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शंस होगा, एक्सक्रीशन होगा। ये सभी प्रोसेस होंगे। और फार्माकोडायनेमिक की बात करें तो इसमें सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शंस होगा। अब चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस कितने टाइप के हो सकते हैं। यही तो है फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शंस, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस, फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शंस। ये आपके सामने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शंस की। फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शंस क्या होता है? जब कोई भी ड्रग
जब कोई भी ड्रग रिसेप्टर साइट के लिए जब कंप्लीट कर लेता है तो ऐसे ड्रग इंटरेक्शंस को हम फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शंस कहते हैं। अब फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शंस 2 टाइप्स के होते हैं, सिनर्जिस्टिक एक्शंस एंड एंटागोनिस्टिक एक्शंस। माना 2 ड्रग ए एंड ड्रग बी हमने लिया, ड्रग ए एंड ड्रग बी लिया, तो ड्रग ए और ड्रग बी मिलके क्या हो गया, ड्रग ए प्लस ड्रग बी। तो ड्रग ए ड्रग बी जब इस प्रकार से कंबाइन होते हैं, इस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, या तो वो एक दूसरे के एक्शंस को इंक्रीज कर देंगे या तो एक दूसरे के एक्शन को डिक्रीज कर देंगे। जब ये दोनों ड्रग इस तरीके से कंबाइन होते हैं और उनका एक्शन इंक्रीज हो जाता है तो इस तरीके के इंटरेक्शंस को हम सिनर्गिज्म एक्शंस बोलते हैं। और जब यही ड्रग इस तरीके से कंबाइन होते हैं और उनका एक्शन डिक्रीज हो जाता है तो उसे हम एंटागोनिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर। अब सिनर्जिस्टिक इफेक्ट की बात करें तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट या एडिटिव इफेक्ट, एडिटिव का मतलब एडिशन, तो एडिटिव इफेक्ट माना कि एक ड्रग हमने लिया बेंजोडाइजिपिन, BZD लिखते हैं, बेंजोडाइजिपिन। बेंजोडाइजिपिन CNS डिप्रेसेंट है, इसके साथ में हम अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल भी हमारा क्या है, CNS डिप्रेसेंट है। दोनों ही ड्रग जब CNS डिप्रेसेंट हैं तो दोनों CNS डिप्रेसेंट, पर दोनों ही अलग अलग रिसेप्टर पर काम कर रही हैं, दोनों अलग अलग रिसेप्टर पर बाइंड कर रही हैं, पर ये दोनों CNS डिप्रेसेंट हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, CNS डिप्रेसेंट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, CNS डिप्रेसेंट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जब CNS डिप्रेसेंट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अब ये जो एडिटिव होते हैं या सुप्रा एडिटिव भी इनको बोल सकते हैं, पोटेंशिएशन भी होते हैं, इसी के टाइप में आते हैं। तो जब दोनों ड्रग का इफ़ेक्ट उसके इंडिविजुअल ड्रग के बराबर होगा, जब दोनों ड्रग का इफ़ेक्ट उसके इंडिविजुअल ड्रग के बराबर होगा तो इस ड्रग को हम एडिटिव इफेक्ट बोलते हैं। माना ड्रग ए इक्वल्स टू 2, ड्रग बी इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू कितना हुआ, 4 हुआ, 4 हो गया और फिर चला भी गया। और जब हम 2 ड्रग को इस प्रकार मिलाते हैं कि उसके इंडिविजुअल इफ़ेक्ट उससे ज़्यादा हो जाए, उसका जो रिजल्टिंग इफ़ेक्ट है उसके इंडिविजुअल इफ़ेक्ट से ज़्यादा हो, तो इसको हम पोटेंशिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड हमने 10 mg लिया, सल्फोनामाइड 10 mg लिया प्लस ट्राइमेथाम्सिन भी हमने 10 mg लिया, बट जो इसका रिजल्टिंग इफेक्ट आएगा वो 25 mg आएगा, जबकि आना कितना चाहिए 20 mg है, सॉरी 20 mg आना चाहिए, 10 + 10 20 mg आना चाहिए बस, बट यहाँ पे रिजल्टिंग इफेक्ट 25 mg आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो इसका इंडिविजुअल इफेक्ट है उससे ज़्यादा आ रहा है, तो इसे हम पोटेंशिएशन या सुप्रा एडिटिव इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस की। फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस एडीएमई प्रोसेस पर डिपेंड होता है। मैंने आपको पीछे बताया कि इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, इंटरेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये सब दिया हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना सकते हैं। और एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शंस में इसमें अगर हम एक ड्रग के साथ किसी दूसरे ड्रग को देते हैं तो वो एक ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। यानी कि मतलब जब कोई भी ड्रग हम लेते हैं, एडमिनिस्टर्ड करते हैं, तो हमारी बॉडी में जाके वो एब्जॉर्ब होती है, तो या तो वो फास्टर एब्जॉर्ब हो जाएगी या तो वो बहुत ही स्लोअर एब्जॉर्ब हो जाए, तो बहुत जल्दी हो जाए तो बहुत स्लो होगी। ठीक है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो जब इसमें दिया हुआ है अल्टर्ड गैस्ट्रिक पीएच, तो अल्टर्ड गैस्ट्रिक पीएच का होता है जब पीएच अल्टर हो जाता है, जब पीएच अल्टर हो जाता है तो भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। एक बात याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होगा और बेसिक ड्रग बेसिक मीडियम में एब्जॉर्ब होगा। लाइक डिजॉल्व लाइक का फार्मूला चलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एसिडिक ड्रग है तो वो स्टमक में एब्जॉर्ब होगा, यानी कि एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होगा, और बेसिक ड्रग है तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, यानी कि बेसिक मीडियम में एब्जॉर्ब होगा।
यहाँ पे दिया हुआ है अल्टर्ड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। अल्टर्ड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी या अल्टरेशन इन गट मोटिलिटी, अगर बहुत जल्दी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट गट का बहुत जल्दी हो जाता है तो उसके कारण गैस्ट्रिक एक्टिंग भी जल्दी हो जाएगा। माना कोई ड्रग एसिडिक है, कोई ड्रग एसिडिक है तो वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी की वजह से स्टमक से निकलकर इंटेस्टाइन में चला जाएगा और अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई ड्रग बेसिक नेचर का है तो वो इंटेस्टाइन में चला जाएगा, तो उस केस में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे है बात करें इनहिबिशन ऑफ जीआई एंजाइम की। इनहिबिशन ऑफ जीआई एंजाइम होता है एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंजाइम इनहिबिट हो जाते हैं तो ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगी। जब जीआई एंजाइम इनहिबिट हो जाएंगे तो मेटाबोलाइज अच्छे से नहीं हो पाएगा, और मेटाबोलाइज अच्छे से नहीं हो पाएगा तो ड्रग बॉडी में बिल्डअप हो जाएगा, जिसके कारण से एक्सक्रीट आउट भी नहीं हो पाएगा और टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब अल्ट्रेशन ऑफ जीआई फ्लोरा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कि अगर वो भी अगर ना रहें तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। और एक आता है मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। अगर किसी को दिक्कत है, कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है, मतलब उस पेशेंट को, उस पर्सन को कोई भी चीज़ वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है उसकी बॉडी, तो उस कारण भी एब्जॉर्प्शन इम्पैक्ट हो जाता है। क्लियर। अब बात करें डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रैक्शंस की। डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रैक्शंस क्या होता है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो एट द टिश्यू लेवल पर का मतलब टिश्यू साइट पे बाइंडिंग होते हैं इनका, और एक तो प्लाज्मा बाइंडिंग साइट पे होता है इंट्रैक्शंस। तो माना कि यह जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट है ये बहुत मेजर फैक्टर होता है। यह एक माना एक सल्फोनामाइड ड्रग है। माना एक सल्फोनामाइड ड्रग है और एक बिलीरुबिन है। तो जब हम दोनों ड्रग को एक साथ देते हैं तो सल्फोनामाइड जाकर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से बाइंड कर लेता है, जिसके कारण से बिलीरुबिन फ्री रह जाता है। ये फ्री रह जाता है प्लाज्मा में। जब बिलीरुबिन फ्री रहता है तो ये बच्चों में ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, ब्रेन के अंदर चला जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। बिलीरुबिन ब्रेन में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। वो क्या होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है। ये हमारा ब्रेन है तो ये यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ये ब्रेन में जाकर डिपॉजिट हो जाता है तो इसके कारण बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन होता है। यही वजह है कि बच्चों में सल्फोनामाइड नहीं दिया जाता है। बच्चों में हम सल्फोनामाइड नहीं दे सकते हैं। माना फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं मीथोट्रेक्जेट जो कि एंटी कैंसर ड्रग है। और एक लेते हैं एस्पिरिन। मीथोट्रेक्जेन और एक एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है, हमारी पेन किलर है। एस्पिरिन एक पेन किलर है। अब इन दोनों ड्रग को जब देते हैं हम एक साथ, इन दोनों ड्रग को जब हम देते हैं तो एस्पिरिन प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर लेता है, तो मीथोट्रेक्जेट जो होता है वो बाइंड ही नहीं कर पाता है। मीथोट्रेक्जेन एक्युमुलेट हो जाता है जब वो, क्योंकि वो फ्री फॉर्म में है, वो बाइंड नहीं हुआ है तो वो बॉडी में एक्युमुलेट हो जाएगा और टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। अब बात करते हैं एट टिश्यू बाइंडिंग साइट पे, जिस ऑर्गन पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है। टिश्यू बाइंडिंग साइट पे जब बात करेंगे तो इसमें ब्लड की सप्लाई का बात आता है, तो इसमें कहेंगे कि इसमें ये है कि जिस ऑर्गन पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है उस ऑर्गन पे टिश्यू पर ड्रग अक्युमुलेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, ड्रग है क्विनिडीन जिसको कि एरिथमिया में देते हैं। इसको हम डिजॉक्सिन के साथ देते हैं। डिजॉक्सिन टिश्यू के साथ बाइंड कर लेता है। लेकिन जब हम किसी पर्सन को क्विनिडीन देते हैं तो ये डिजॉक्सिन को डिप्लेस कर देता है और खुद जाकर बाइंड हो जाता है। डिजॉक्सिन को डिप्लेस करके खुद जाके बाइंड हो जाएगा। जब खुद जाके बाइंड हो जाएगा तो डिप्लॉक्सिन जो होता है वो फ्री फॉर्म में हो जाएगा, जिसके कारण से डिजॉक्सिन फ्री फॉर्म में होने के कारण ये डिपॉजिट हो जाएगा और इसकी टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम
ये देखिए दिया हुआ यहाँ पे, आप देख लीजिएगा, कॉम्प्लेक्सेशन अल्ट्रेशन ऑफ GI-PH, ये सब गट मोटिलिटी, उसमें उस टॉपिक में नहीं दिया था बट यहाँ पे दिया हुआ है, मुझसे PDF में हो गया है। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेटाबॉलिज्म होता है, ये एक एंजाइम इंड्यूसर्स भी होते हैं एक, और एंजाइम इनहिबिटर की वजह से भी मेटाबॉलिज्म होता है। तो एंजाइम जब इंड्यूस करेंगे तो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, एंजाइम एक्टिव होगा तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो एक्सक्रीशन भी इंक्रीज होगा, एक्सक्रीशन जब इंक्रीज होगा तो कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होगा, कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होगा। माना एक एंजाइम है जो कि हम दे रहे हैं, जिसका नाम है वारफेरिन। वारफेरिन एक एंजाइम है जो कि हम दे रहे हैं, और ये कि एक एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है। ये जिनके खून जमने लगते हैं या फिर हाइपर थ्रोम्बोसिस के केस में ये दिया जाता है, ब्लड को पतला करने के लिए देते हैं ये ड्रग। ये ब्लड पतला करने वाला ड्रग है वारफेरिन। तो माना उसे सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसे हम एंटीबायोटिक दे दिए, रिफाम्पिसिन, एंटीबायोटिक रिफाम्पिसिन दे दिए। तो ये रिफाम्पिसिन एक एंजाइम इंड्यूसर है, मतलब ये एंजाइम को एक्टिव कर देगा। एंजाइम को एक्टिव कर देगा तो जब एंजाइम एक्टिव हो गया तो वो वारफेरिन के मेटाबोलाइज कर देगा। वारफेरिन मेटाबोलाइज हो जाएगा तो जल्दी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, जिसके कारण वारफेरिन का कोई भी एक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर। अब बात करें एंजाइम इनहिबिटर की, तो एंजाइम इनहिबिटर एक एग्जांपल लेते हैं हम, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। एंटीबायोटिक के साथ हम देते हैं थियोफाइलिन, जो कि अस्थमा में देते हैं थियोफाइलिन। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंजाइम को इनहिबिट कर देगा तो एंजाइम का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। माना एक पेशेंट को अस्थमा हो गया जिसके कारण उसे थियोफाइलिन भी लेना पड़ा, लेकिन एक ऐसी कुछ कंडीशन आ पड़ी जिसके कारण उसे एंटीबायोटिक भी लेना पड़ा। माना उसे डायरिया हो गया या कुछ भी हो गया जिसके कारण उसे एंटीबायोटिक भी। अब जब सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंजाइम का इन्हिबिटर है तो ये थियोफाइलिन के मेटाबॉलिज्म को नहीं होने देगा, ये उसके मेटाबॉलिज्म को रोकेगा, क्योंकि ये तो इन्हिबिटर है ना, तो इसके मेटाबॉलिज्म को रोकेगा, जिसके कारण से थियोफाइलिन का कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके कारण थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एंजाइम इनहिबिटर, आप लोग देख लीजिएगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट माइक्रोसोमल एंजाइम्स की बात करें, कुछ यहाँ पे ड्रग्स दी हुई हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बारबीचुरेट्स है, फिनेटोइन है, कार्बामाजेपिन है, रिफाम्पिसिन है, सिगरेट स्मोकिंग है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म है, पोल्यूटेंट्स है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये इन सारे ड्रग्स के साथ अगर कोई भी दूसरा ड्रग देते हैं तो हो सकता वो ड्रग काम ना करे, क्योंकि ये सारे ड्रग्स एंजाइम को एक्टिव कर देंगे, जिसके कारण एंजाइम बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करेगा। अब दूसरे ड्रग को मेटाबोलाइज कर देंगे और दूसरे ड्रग के एक्शंस को नहीं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई चीज़ें ना समझ में आती हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन के ऑर्गन जो होते हैं वो किडनी होते हैं। किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। इंट्रैक्शन एट द लेवल ऑफ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है इसमें। जैसे एफरेंट आर्टेरियल से ब्लड नेफ्रॉन में आता है, जो भी चीज़ आता है, जो भी फ्लूइड वो ग्लोमेरुलर से फिल्टर होकर नेफ्रॉन में आता है। इस प्रोसेस को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, क्योंकि ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर होकर आता है, इसलिए इसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ग्लोमेरुलर के थ्रू नहीं आ पाते हैं, तो नेफ्रॉन में पम्प्स का जो ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं, उसमें नेफ्रॉन में उनके पम्प्स में ट्रांसपोर्टर कुछ लगे होते हैं, इसके थ्रू बाहर से नेफ्रॉन में आता है, तो उसको ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। कुछ सब्सटेंस गलती से फिल्टर होकर आ जाते हैं, उन्हें ट्यूबुल से बाहर की ओर जाना पड़ता है, इन्हें हम ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इंट्रैक्शन द लेवल ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन के लेवल पर जो इंट्रैक्शंस होता है, माना एक ड्रग पेनिसिलिन एंड प्रोबेनासिर देते हैं, जो कि एंटी गॉट ड्रग है। गॉट क्या होता है? इसमें जो जॉइंट्स होते हैं, बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं, तो जॉइंट्स में यूरिक एसिड का क्रिस्टल जमा हो जाता है, इसे हम गॉट कहते हैं।
अब इंट्रैक्शंस एट द लेवल ऑफ ट्यूबुलर सिक्रेशंस। तो गॉट एक ऐसा डिजीज है जिसमें जॉइंट्स का यूरिक एसिड का क्रिस्टल जमा हो जाता है। माना एक पर्सन था और वो पेनिसिलिन ले रहा था, उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो माना एक ट्रांसपोर्टर है, जो पेनिसिलिन एंड प्रोबेनासिड दोनों ही एक ट्रांसपोर्टर का यूज करते हैं। तो जब वो पेनिसिलिन के थेरेपी पे या तो हो या पेनिसिलिन से आराम से इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर चला जाता था और पेनिसिलिन आराम से एक्सक्रीट हो जाता था। अब सडनली उस पेशेंट को गॉट हो गया। जब उसे गॉट हो गया तो डॉक्टर ने बगैर ये जाने कि ये पेनिसिलिन की थेरेपी ले रहा है पहले से ही, तो उसे डॉक्टर ने प्रोबेनासिड दे दिया। तो जब उसे प्रोबेनासिड दे दिया तो प्रोबेनासिड खुद इस ट्रांसपोर्टर की मदद से अंदर ट्यूबुल में चला जाता है और पेनिसिलिन को नहीं जाने देता है। तो जब प्रोबेनासिड खुद जाकर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, इसके कारण पेनिसिलिन ट्यूबुल की टॉक्सिसिटी हो जाती है। अब मैंने अभी आपको पीछे बताया, लेकिन एक्सक्रीशन में उल्टा होता है। एसिडिक ड्रग बेसिक मीडियम में एब्जॉर्ब होगा। अगर किसी को एसिडिक ड्रग की टॉक्सिसिटी है, उनमें पॉइजन है, तो उसके लिए बेसिक ड्रग देंगे। अगर बेसिक की है तो एसिडिक देंगे, जिससे वो आसानी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्योंकि जब भी एसिड प्लस बेस होगा तो वो एक न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, वो आयोनाइज हो जाएंगे, और जब आयोनाइज हो जाएंगे तो वो आसानी से एक्सक्रीट आउट भी हो जाएंगे। इसलिए एसिडिक ड्रग बेसिक यूरिन इसके थ्रू एक्सक्रीट आउट होंगे और बेसिक ड्रग एसिडिक यूरिन में एक्सक्रीट आउट होता है। और इसी आइडिया को हम पॉइजन में भी लगाते हैं। जब किसी को पॉइजन होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को बारबीचूरेट की पॉइजनिंग है तो उसे हम बारबीचूरेट जो है तो उसे हम अल्कली देंगे, यानी कि बेस देंगे क्योंकि बारबीचूरेट एसिडिक है, तो उसे हम बेस देंगे जिससे कि उसका पॉइजन कम हो जाए, पॉइजन को हम कम कर सकें और उस पेशेंट को हम क्योर कर सकें। तो बारबीचूरेट बेसिक ड्रग जब देंगे, अल्कली देंगे, तो बारबीचूरेट आयनाइज हो जाएगा। और जब कोई भी ड्रग आयनाइज होता है तो हम जानते हैं कि जब कोई भी ड्रग आयनाइज हो जाता है तो बॉडी में सॉल्युबल नहीं हो पाता है और आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए और यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।